विपिन शर्मा हैं और मुझे जो है एक्सपीरियंस जो है 10 साल का है योग चिकित्सा के क्षेत्र में। और मैं जो हूँ योग चिकित्सा जो है, 1 मिनट ज़रा। मैं जो हूँ योग चिकित्सा जो है 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और पेशेंट्स को जो है थेरेपी भी देता हूँ। ठीक है? अभी तक मेरे सारे प्रोग्राम्स जो हैं पेड रहते थे। ये फर्स्ट टाइम जो है मैं इसको फ्री कोर्स जो है लॉन्च किया है। और इस फ्री कोर्स में ये सभी वर्ग के लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम केवल गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, अमीर के लिए कर रहे हैं या सक्षम, असक्षम, सभी वर्ग के लोगों के लिए है। सभी लोग जो है इसका लाभ जो है ले सकते हैं क्योंकि सभी लोग एक समान हैं। और दूसरी चीज़ है, इसकी कोई फीस नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन फीस है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस अ, कोर्स का जो ड्यूरेशन जो है हमने 2 मंथ रखा है। 2 मंथ, सॉरी 1 मंथ रखा है, 2 मंथ नहीं। 1 मंथ इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम मेजरली सारी डिसीज़ जो है कवर करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कोर्स को रन करने की, वो है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, कोर्स तो कर लेते हैं योग का, योग के कोर्स भी कर लेंगे, डिग्री भी ले लेंगे, फिर बाद में एडिशनल कोर्सेज़ भी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कैसे दें? ठीक है? आपके पास डिग्री है, नॉलेज है, लेकिन हाउ टू अप्लाई ओवर द पेशेंट्स, ये सबसे बड़ा टास्क होता है ना? इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ भी बोलूँगा और दिक्कत भी बोलूँगा कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, योग का टीचर है ना? और उसका एनाटॉमिकल बैकग्राउंड वीक है, तो उसके साथ सबसे से बड़ी समस्या ये आती है कि वो रिपोर्ट्स को और पेशेंट्स के कारण और लक्षणों को समझ ही नहीं पाता, तो उसको ये पता नहीं चल पाता कि उसे कराना क्या चाहिए, पहली चीज़। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आती है, अगर कोई जिसकी एनाटॉमी बहुत अच्छी है और वो डॉक्टर है, लेकिन उसको आसनों का ज्ञान नहीं है, तो क्या होता है कि कौन-सी बीमारी में कौन-सा आसन कराना चाहिए, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है ना? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लब बोथ द थिंग्स, है ना? क्लब बोथ द थिंग्स का मतलब ये होता है कि बेसिक नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ आसन, तो जिससे कि आप समझ पाएँ पहली चीज़ कि पेशेंट को कैसे एग्ज़ामिन करना है, उसके लक्षणों के द्वारा, है ना? लक्षण जो होते हैं फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन हो गए और उनके रिपोर्ट्स के माध्यम से। रिपोर्ट्स मतलब अगर मेडिकल पैथोलॉजिकल कोई रिपोर्ट लेके आता है तो उनको पढ़ना कैसे है ना? ब्लड रिपोर्ट हो गई आपकी, स्पाइन की रिपोर्ट हो गई आपकी, ईसीजी रिपोर्ट हो गई, है ना? लंग्स की रिपोर्ट हो गई, तो इनको पढ़ना कैसे है और पढ़ के जो है समझना कैसे है। रिसेंटली हमने जो है अभी नवंबर के मंथ में हमने एक वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज़ की थी 3 दिन की, जिसमें अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स जो थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई थी पता है आपको? कि उन्होंने उसमें सीखा था 3 दिन में कि हाउ टू रीड द रिपोर्ट्स, है ना? रिपोर्टों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास 100 ही स्लॉट्स थे, सारे फुल हो गए थे। तो उसको रिपोर्ट्स को पढ़ना कैसे है? जब आप रिपोर्ट्स को समझोगे, तब आप किसी को जो है ट्रीटमेंट जो है दे सकते हो। योग चिकित्सा का मतलब ये होती है, चिकित्सा मतलब आपको उसको ट्रीटमेंट देना है ना? और ट्रीटमेंट तभी आप दे पाओगे समझोगे सम अ, जब तक आप समझोगे नहीं उसको प्रॉब्लम जो क्या है ना? एग्ज़ाम्पल के तौर में मैं अपनी क्लास में एग्ज़ाम्पल देता हूँ, है ना? कि स्पाइन का अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, है ना? स्पाइन में बहुत सारी तरह की जो है डिफ़ॉर्मिटी होती है, गैप बढ़ा भी होता है, कम भी होता है, बल्ज भी होता है, प्रोट्रूशन, एक्सट्रूशन हो गया, हमारा लॉस ऑफ लॉर्डोसिस हो गया, कैफोसिस हो गया। ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, इन सभी प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लोग हम योग के विद्यार्थी ना समझ नहीं पाते। कभी भी किसी को बैकएक पेन है ना, तो शुरुआत हो जाएगी कराना क्या, आप तो मांजरी आसन करो, भुजंग आसन करो, उष्ट्रासन करो, वक्रासन करो, है ना? अर्ध मत्स्य आसन करो, तो इन आसनों से जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ, ये आसन अच्छे हैं स्पाइन के लिए, लेकिन कौन-सी टाइप की डिफ़ॉर्मिटी में कौन-सा आसन अच्छा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, हर एक टाइप की डिफ़ॉर्मिटी में, पहली चीज़।
दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, हमें इनिशियल फेज़ में कौन से आसन कराने चाहिए, है ना? जब किसी को आप ट्रीटमेंट देने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से आसन से शुरुआत करें। कब हम जैसे आजकल रील्स में देखते हैं, 3 बेस्ट आसन फॉर बैक पेन, हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम ठीक। या आप देखोगे रील्स में बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है और वहाँ पे वो आसन करा रहे हैं और उसमें कोट्स लिखे हुए आ रहे हैं, है ना? फॉर बैक पेन, स्पाइन पेन, बेस्ट आसन। कोई अपने आप को लिख देगा स्पाइन कोच, कोई लिख देगा अपने आप को साइंटिस्ट, कोई लिख देगा अपने आप को रिसर्चर, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, अपनी वॉइस में कोई नहीं बोलेगा, है ना? रील्स का इफेक्ट ये रहता है। जैसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं ऑनलाइन करने वाले, सर हमने तो इनकी रील्स देखी, फिर उनसे उनके कोर्स करा, लेकिन हमारा पेन तो बढ़ गया। है ना? तो रील्स भी इंफॉर्मेटिव नहीं है। रील्स गिव्स यू द मैसेज, क्योंकि आजकल क्या है कि रील्स का एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, रील्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन रील्स में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं कहूँगा आपको हेल्थ से रिलेटेड, क्या वो सही है, क्या नहीं? है ना? प्रेगनेंसी के लिए आपको बोल देंगे कि आप ये 3 आसन करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। नहीं, नहीं होती। प्रेगनेंसी में कभी आप एग्ज़ामिन करके देखो, है ना? प्रेगनेंसी में कब नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी? जब प्लेसेंटा की पोजीशन प्रीविया हो, उम्बिलिकल कॉर्ड गले में फँस गई हो, है ना? प्लेसेंटा एब्ज़ॉर्प्शन हो, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ हो, हर्पीज़ हो गया हो, बच्चे की पोजीशन, ब्रीथ पोजीशन हो, ट्रांसवर्स पोजीशन हो, है ना? या हो सकता है कई बार यूट्रिन बैग जो है डैमेज हो जाए। तो क्या होता है, देयर आर सो मेनी वेरियस फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि आप ये आसन करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। कई बार प्लेसेंटा के साथ फिब्रॉइड्स हो जाते हैं, नहीं हो सकती, ट्विन्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये यही प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमें कंप्लीट नॉलेज जो है नहीं होता, कि कब क्या कराना है, कितना कराना है और कैसे कराना है। जब अगर अगर आपको ये चीज़ पता होगी, तो आप योग थेरेपी अच्छे से दोगे और आपकी थेरेपी से पेशेंट को जो है बेनिफिट होगा। तो बस मैं आपको यही बताऊँगा इस चीज़ में, यहाँ पे इस कोर्स में, कि बीमारियों का डायग्नोसिस और उस डायग्नोसिस के अनुकूल कैसे ग्रुप ऑफ आसन और सीक्वेंस ऑफ आसन्स जो हैं करवाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बताऊँगा कि देखिए, आजकल एक्सप्लेनेशन अगर हम आसन्स का देखें, तो मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन दे के बताऊँगा कि आप किसी भी आसन का एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो 1 घंटा, 1.5 घंटा, इट डज़न्ट मैटर हाउ यू आर अप्लाइंग ओवर द पेशेंट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चौथा जो पॉइंट है थेरेपी में, वो ज़रूरी है आपको समझना, हाउ टू डू द काउंसलिंग। काउंसलिंग इसलिए आपको ज़रूरी है समझना, क्योंकि कभी भी आप ट्रीटमेंट दोगे पेशेंट को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले पेशेंट को समझो, है ना? तो आप उससे लक्षण पूछो। जब तक आपको बीमारी के लक्षण नहीं पता होंगे, तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो जब भी आपको पेशेंट बताएगा, तो आप पहले फिजिकल एग्जामिन करो। फिजिकल एग्जामिन का मतलब ये होता है कि उसको क्या-क्या सिम्पटम्स हैं। फॉर एग्जांपल, घुटने के दर्द में फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा घुटने के दर्द में, कि जब वो चलता है तो लचक आती है, घुटना मुड़ता है कि नहीं मुड़ता, घुटने की रेंज कितनी है, खड़ा कितने, एक जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर पे वेट ले पाता है कि नहीं ले पाता, सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है कि सीढ़ी उतरने में होता है, गाड़ी चलाने में दर्द होता है क्या? रात को होता है कि सुबह होता है ना? या वज़न उठाते हैं तब होता है, या बैठ के खड़े होते हैं तब होता है। तो ये सब आ गए आपके फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में। घुटने को मोड़ के देखो, सीधा करके देखो, तो ये एग्ज़ामिनेशन हो गया। रिपोर्ट्स के द्वारा जब एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, तो इट इज़ अ वेरी, वेरी डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन। डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये होता है कि जो घुटना है ना? उसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या उनको मेनिस्कस इंजरी हो गई है, या उनके लिगामेंटल इंजरीज़ हो गई है, या कार्टिलेज जो है डिस्ट्रॉयट हो रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो कौन-सी ग्रेड में हो रहा है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता होना कि कौन-सी ग्रेड की इंजरी है। और इसके बाद अगर आपको और डिटेल एग्ज़ामिनेशन करना है, तो आप उसमें आप एमआरआई के द्वारा आप जो है देख सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि जो मेनिस्कस फटता है, तो उसके कई प्रकार से फटता है।
है ना? कई बार पैरेट टियर हो जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल टियर हो जाता है, कई बार बकेट हैंडेड टियर हो जाता है। तो क्या होता है कि जब आपको चीज़ें पता होगी ना, तो आप पेशेंट को कराओगे तो बेनिफिट होगा। तो आप उसमें वही सिलेक्टेड एक्सरसाइजेस कराओगे। दोस एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। किस चीज के लिए बेनिफिशियल है? पहली चीज घुटने के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी किस चीज के लिए बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल होगी रिकवरी के लिए होगी। और जब हम गलत एक्सरसाइज करा देते हैं तो सूजन इंस्टेंट आ जाती है। घुटने की अगर हम बात करें, ऐसे ही कोई भी बीमारी हो, हार्ट पेशेंट हो, थायराइड के पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, है ना? इनको अगर मैं सिस्टमैटिक मैनर में कहूँ, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम that is related with the organ, related with the gland, so in that condition we have to perform asanas in combination. कॉम्बिनेशन आप तभी बनाओगे जब आप प्रॉब्लम को जो है समझ पाओगे। हाई बीपी के आसन अलग हैं, लो बीपी के आसन अलग हैं, किसी की हार्ट सर्जरी हुई है तो आसन अलग है, ब्रेंडिकेडिया की दिक्कत है तो आसन अलग है, ट्रैकिकार्डिया की दिक्कत है तो आसन अलग हैं। तो जब तक आप इन कारण और सिम्टम्स को नहीं समझोगे, तब तक जो है आप ट्रीटमेंट जो है नहीं दे पाओगे, है ना? दूसरा रहता है ग्रुप ऑफ आसन। ग्रुप ऑफ आसन्स हमेशा हम परफॉर्म करते हैं हड्डियों के केसेस में। हड्डियों के केसेस में जैसे अगर हम कहेंगे कि अगर किसी को बल्ज की दिक्कत है ना? आजकल 95% या 96% जो केसेस जो आते हैं ड्यू टू द बैड पोस्चर, और दूसरा रहता है कि बैड वर्किंग पोस्चर्स में, तो उनको बल्ज की दिक्कत हो जाती है। बल्ज का मतलब होता है कि व्हेन द डिस्क हैज बीन स्ट्रेच आउट फ्रॉम वन डायरेक्शन, जब एक डायरेक्शन में से डिस्क बाहर की तरफ आ जाती है और नर्व का कंप्रेशन करने लग जाती है, तो उस कंडीशन को जो है हम बोलते हैं बल्ज। और ये कभी भी स्पाइन के किसी भी रीजन में जो है हो सकती है, वेदर इट इज इन सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। सिक्रल और टेलबोन में जो है नहीं होती इसकी कोई समस्या। तो जहां भी मूवमेंट्स होते हैं वहां होती है। तो इसके वन साइड वाले आसन जो है हम परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर हम कहें कि अगर किसी को लॉस ऑफ लोडोसिस है सर्वाइकल में, या लॉस ऑफ लंबल लोडोसिस है, या लॉस ऑफ कैफोसिस है, तो ये कर्व रिलेटेड डिफॉर्मिटीज होती हैं। तो उसमें हम दोनों साइड के आसन करते हैं। इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब ये है कि वी ऑलवेज परफॉर्म द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ आसन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी। जैसे कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं? कॉम्बिनेशन करने का मेन कारण ये होता है, जब किसी ऑर्गन पे दबाव आता है, खिंचाव आता है और ट्विस्टिंग होती है, तो उसकी फंक्शनिंग जो है स्टिमुलेट होती है। ठीक है? वहीं अगर हम बात करेंगे कि हड्डियों के केसेस में, बोन्स के केसेस में, ग्रुप ऑफ आसन मतलब अगर आपको आगे झुकने में दर्द होता है तो बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, और पीछे गर्दन करने में पेन होता है तो फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, और अगर वन साइड दिक्कत होती है तो आपको वन साइड उसके आसन जब हम कराते हैं तो पेशेंट्स को जो है बेनिफिट मिलता है। तो इसमें आपको और भी ये पता होना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम तो पता है, इसके साथ-साथ सिम्पटम्स जो हैं क्या होते हैं। अगर आपको ये पता होंगे तो सिम्पटम्स से प्रॉब्लम्स को डायग्नोज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इतना मुझे एक्सपीरियंस हुआ, 10 साल में मैंने यही चीज़ सीखी। अगर कोई पेशेंट अगर मेरे पास आया है स्पाइन से रिलेटेड, तो कभी भी सर्जरी कराने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी। इंस्टेंट रिलीफ, अगर आपने किसी को थेरेपी दी है, तो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इंस्टेंट रिलीफ का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को एक बार कराओगे, तो एक बार कराने पे उसको जो बेनिफिट होना चाहिए अराउंड 60 टू 70%, है ना? और अगर आपका हाथ जैसे-जैसे साफ होते जाएगा मतलब ये होता है इफ यू प्रैक्टिस मोर, पहली चीज़ तो होता है प्रैक्टिस मोर, है ना? तो उससे आपकी स्पेशलिटी जो है इम्प्रूव होती है। स्पेशलिटी किसमें? थेरेपी देने में। तो इसीलिए थेरेपी वाला जो सेगमेंट जो होता है योग में, है ना? योग में आजकल अलग-अलग सेगमेंट्स हैं। कोई पावर योगा कराता है, कोई विन्यासा कराता है, कोई अष्टांग योग कराता है। कई हैं ट्रेडिशनल योगा कराते हैं, पावर योगा कराते हैं। आजकल
और योगा विद करेक्शन का भी ट्रेंड चल रहा है मुंबई में। योगा विद करेक्ट पोस्चर, पोस्चर मतलब आपकी बॉडी के अलाइनमेंट्स के ऊपर जो है वर्क करते हैं, अयंगर योगा है। तो वैसे ही ये योग चिकित्सा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आज की डेट में सभी घर में अगर आप जाओगे 4 मेंबर भी अगर हैं, तो आप 3 को तो मान के चलो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी ही होगी, और उसमें ये योग चिकित्सा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल जो है प्ले करता है ना? तो आज का क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन सेशन ही है। तो इस इंट्रोडक्शन सेशन में हम ये और समझेंगे कि हम किस तरीके से कोर्स को जो है कवर करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, और हम किस तरीके से हमारा अटेंडेंस सिस्टम भी होगा, और किस तरह से हम लोग जो है अटेंडेंस के साथ-साथ जो है देखेंगे कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ी-सी आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा। हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं तैयार किए हैं, जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर जो है करना चाहता हूँ, तो जिससे आपको समझने में जो है आसानी होगी। पहली चीज़ जो है कि कोर्स जो है हमारा ये चलेगा 1 मंथ का कोर्स है, और 1 मंथ के कोर्स के साथ इसमें हमारी जो क्लासेस जो होंगी, वो 5 डेज़ इन अ वीक जो है हम क्लासेस जो है रखेंगे, है ना? मंडे टू सैटरडे। और सेशन जो है हमारा हुआ करेगा 1 से डेढ़ घंटे का। और दूसरी चीज़ इसमें जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे प्रेज़ेंटेशन फॉर्म्स में। आज हम प्रेज़ेंटेशन फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स जो आएँगे, उसमें आपको पीपीटीज़ के द्वारा जो है मैं बताऊँगा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सिम्पटम्स क्या होते हैं, लक्षण जो हैं क्या होते हैं, उनसे जो है आप जो है समझ सकते हैं। इसके साथ-साथ कोर्स मटेरियल के लिए कि जो भी चीज़ें हम क्लास में पढ़ाएँगे वो इनके वीडियोज़ जो हैं अपलोड कर दिया करेंगे, तो आप उसमें से जो हैं पढ़ सकते हैं, और नोट्स जो हैं उसमें से आप बना सकते हो, है ना? तो प्रेज़ेंटेशन फॉर्म में ही रहेगा, तो आपको जो है उसमें दिक्कत जो है किसी प्रकार की जो है नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा एजुकेशनल पर्पज़ से है ना? इसमें जो भी हम चीज़ें डालेंगे एजुकेशनल पर्पज़ से है, और इसका हमारा कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है ना? और ये फ्री है सभी के लिए, आप इसको जो है आप यूज़ कर सकते हो। और कल से हम इसका कमेंट सेक्शन भी ऑन कर देंगे, तो कमेंट सेक्शंस में आप जो है जो भी क्वेरी रिलेटेड है टॉपिक से, आप पूछेंगे तो हम आपको उस ही टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेरी है आपको जो है 10 बार पूछोगे, आपको 10 बार जो है हम जवाब देंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है उसमें नहीं होगी, ठीक है? आपके डाउट्स जो है पूरे क्लियर करे जाएँगे, और रोज़ाना जब भी हम पढ़ा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स जो हैं आपको वीडियोज़ के फॉर्म में जो है दिए जाएँगे, है ना? तो उसके आंसर्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है पूछ करके जो है शुरुआत करेंगे, तो जिससे हमें ये लगे कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है, और आप जो है क्लास में कंप्लीट अटेंशन जो है दे रहे हैं। तो जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और हमको जो है पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। कल से कमेंट बॉक्शन जो है बॉक्स जो है मैं ऑन रहेगा, तो उसमें अटेंडेंस सिस्टम ये रहेगा कि आप जो है जब भी क्लास अटेंड करेंगे, तो आप जो है उस पे ग्रुप पे कोई सॉरी ग्रुप पे नहीं, आप जो है उसी कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर दिया करिए, है ना? आपकी अटेंडेंस, आपका नाम लिख कर के, तो जिससे कि हम एश्योर रहेंगे कि अटेंडेंस जो है कंपल्सरी है, और अटेंडेंस फुल रहेगी, तभी हम जो है कंप्लीशन पे जो है आपको सर्टिफिकेट्स भी जो है इश्यू करेंगे। ये कुछ उसके हमने जो है रूल्स जो है बनाए थे कोर्स के, और बाकी इसमें जो है हम कवर करेंगे, देखिए आपका अधिकतर टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएँगे, स्पाइन के हैं, घुटने के हैं, है ना? अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि स्पाइन है तो हमने केवल एक ही चीज़ पढ़ ली स्पाइन में। जनरली देखिए लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पाइन के केस में भी स्पाइन की शुरुआत करेंगे, है ना? बल्ज से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि टॉपिक्स जो हैं बहुत सारे हैं, जैसे गैप रिड्यूसिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, कैफोसिस, और इसमें आसन और सीक्वेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस जो है करिएगा, और इसमें जो है आपको समझाने के लिए हम इसमें कुछ वीडियोज़ हमने शूट करके रखे हैं, कि जिससे आपको किस तरीके से एंगल्स जो है बनाने चाहिए, किस बीमारी में कितने बनाने चाहिए, कितनी देर होल्ड करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ, और बाद में आप वीडियोज़ देख के उसको फिर से जो है समझ सकते हैं।
और आपको रिपोर्ट्स देखना जो है, हम टॉपिक्स जैसे-जैसे आते जाएँगे, वैसे-वैसे जो है आपको बताते जाएँगे, है ना? और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है थेरेपी में, आपको काउंसल करना जो है आना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब जैसे आप कभी एडमिशन भी लेने जाते हो किसी कॉलेज में, तो आप काउंसलिंग करते हैं ना पहले आपकी, पूछते हैं आपके मार्क्स कितने हैं, आपका या आपको कौन-सी स्ट्रीम में जाना है या आप कन्फ्यूज़ होते हो, तो काउंसलिंग की जाती है। तो वैसे ही देयर शुड बी द प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स की अगर प्रॉपर काउंसलिंग आप करना सीख गए, तो आप मान के चलिए आधा पेशेंट जो है वहीं ठीक हो गया है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले क्या पूछता है कि आपको क्या बीमारी है ना? आप बता दो कि हमें सर्दी है, खाँसी है, तो डॉक्टर अगला क्वेश्चन यही पूछेगा, अच्छा सर्दी-खाँसी है, साथ में आपको बुखार भी आता है क्या? सिर में दर्द होता है क्या? ठंड लगती है क्या? है ना? पेट में दर्द है क्या? ब्रीथिंग लेने में चेस्ट में पेन होता है क्या? तो उसमें जैसे-जैसे पेशेंट हाँ ना बोलते जाता है, तो उस हिसाब से फिर वो मेडिकेशन देना जो है शुरू करता है। द सेम वे, सेम, क्योंकि आप एक डॉक्टर ही हो, है ना? आप एक योग थेरेपिस्ट हो, आप एक डॉक्टर हो, है ना? आप एक डॉक्टर की तरह ही उस पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह किस तरह आपको उसको काउंसल करना है। अगर आपने काउंसलिंग सही कर ली और आपने उसी के आधार पे अगर पेशेंट को आपने जो है आसन कराए, तो पेशेंट को डे 1 से बेनिफिट मिलना जो है शुरू हो जाता है ना? अभी जैसे मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में मैं यहाँ क्लासेस लेता हूँ, है ना? इंदौर और मुंबई में ही अगर जो है मुझे बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न देखने मिलता है। जैसे इंदौर में था तो 500 पर विज़िट, यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो पर विज़िट 2000 जो है चार्जेस जो मैं करता हूँ, पर विज़िट, है ना? तो वो इतना अंतर जो है आ जाता है और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, अपने एरिये के डिस्टेंस में ही 1-2 किलोमीटर के उसमें। और यहाँ मेन दिक्कत पता है क्या देखी मैंने? कि लोगों को थेरेपेटिकल एस्पेक्ट जो है बहुत कम है। यहाँ पे बेसिकली योग जो करते हैं, वो करते हैं अपने फ़िटनेस से रिलेटेड, है ना? और अगर वो ट्रीटमेंट बेस्ड चाहिए होता है, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट को ट्राई करें, है ना? तो फिर वो उस हिसाब से करना जो है शुरू करते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे थेरेपी पढ़ाना और थेरेपी हमने देना जब शुरू करा, तो यहाँ पे लोगों में डिमांड जो है काफ़ी बढ़ने लगी, है ना? तो यहाँ पे वी आर गेटिंग द वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना? फॉर गिविंग द थेरेपी टू द पेशेंट्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि चलो ये फ्री कोर्स जो है शुरुआत करते हैं, जिसमें आप लोग सीखोगे और इस कोर्स के माध्यम से ना आपको लाभ जो है बहुत मिलेगा। प्रॉब्लम और ये कोर्स उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मैं ये भी आपको अभी बता देता हूँ, कि जिन्होंने ऑलरेडी ना कोई कोर्स करे हुए रखे हैं, है ना? मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरा 1 मंथ का कोर्स करो और आपने उससे पहले कोई डिग्री नहीं करी है और आप जाके एक थेरेपिस्ट जो है बन जाओगे, नहीं। आपने ऑलरेडी कोई डिप्लोमा करा हो, बीए करा हो, आपने एमए करा हो, आप पीएचडी हो, या मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने कोई भी 200 आवर, 300 आवर कोर्स किया होगा, तो आपको ये चीज़ें समझने में जो है आसानी है। तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। दिस कोर्स इज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट, है ना? स्किल्स को ग्रूम अप करना। आपका जो नॉलेज है उसको पॉलिश करना, है ना? सो दैट यू कैन अप्लाई ओवर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या हैं? पेशेंट्स हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप ये 1 मंथ कोर्स करके यू कैन बिकम द थेरेपिस्ट। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स आप ऑलरेडी डिग्री होल्डर हो, तो ये आपकी स्किल का जो है डेवलपमेंट जो है करेगा, जिससे कि ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, पेशेंट्स को जो है डायग्नोस करने में, है ना? क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे मुझे बच्चे जो हैं यहाँ मिले, बहुत सारे कॉलेजेस के, तो वहाँ मैंने वही चीज़ देखी कि दे हैव लर्न आसन्स कैसे करना है और नॉर्मल क्लासेस कैसे लेना है, अष्टांगा, विन्यासा, बहुत ज़्यादा कल्चर है, लेकिन थेरेपेटिकल जो एस्पेक्ट है, वो बहुत कम है। इवन यहाँ पे थेरेपिस्टों को भी कभी दिक्कत होती है ना, तो वो अपना फिजियोथेरेपी सेशंस जो है लेना सीख जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू वर्क जस्ट लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट, है ना?
तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर आप जो है जब नॉर्मल अच्छे से थेरेपी जब सीख जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसीलिए ये कोर्स जो है हमने किया। लेकिन इसके लिए कब आप सीख पाओगे? व्हेन यू अटेंड माय ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली। अगर आप लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड नहीं करोगे, तो आप जो है सीख नहीं पाओगे। मैं आपको ये मार्क माय वर्ड्स मैं आज आपको बोल रहा हूँ डे 1 अगर आप पूरे सेशंस जो है अटेंड करिए और आप फिर देखिए कि आप पेशेंट से बात करना भी सीख जाओगे, डायग्नोस करना भी सीख जाओगे, रिपोर्ट्स को पढ़ कर के एनालाइज़ करना भी सीख जाओगे, तभी आप जो है सक्सेसफुल हो पाओगे। इन द फील्ड ऑफ थेरेपी, है ना? बाकी तो नॉर्मल क्लासेस सभी ले लेते हैं। नॉर्मल क्लासेस और थेरेपिस्ट में बस यही अंतर रहता है कि जो योग थेरेपिस्ट होता है ना, वो केवल ट्रीटमेंट बेस्ड जो है आपको काम देगा और आज के समय में आपको मल्टीपल स्टाइल्स का आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल योगा, एडवांस योगा, थेरेपेटिकल योगा, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एवरी स्टाइल तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो, सक्सीड हो इस योग की फील्ड में। अदरवाइज आजकल क्या है कॉम्पिटिशन्स जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कॉम्पिटिशन्स देखिए आजकल कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं, जहाँ बच्चे जो है डिग्री ले लेते हैं, लेकिन कॉलेज नहीं आते तो उनके वो नॉलेज मिलता नहीं है, फिर बाद में एडिशनल कोर्सेज़ जो है करना शुरू करते हैं, है ना? फिर स्टार्ट कंपेयरिंग, हमने यहाँ बहुत सीखा, हमने कॉलेज में नहीं सीखा। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि इफ यू विल नॉट अटेंड द कॉलेज ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही पहली चीज़ मेरी यही बोलनी होती है कि अगर आपने कोई कोर्स किया हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और अगर आपने कोर्स नहीं किया, तो इस कोर्स को करने के बाद आपको नॉलेज तो रहेगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट अप्लाई इट। डिग्री होने के बाद आप जो है अप्लाई करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करें और देखिए, व्हेन यू हैव अ right knowledge and you are working in the right field, then and only then you will get the success। सक्सेस तभी मिलेगी, है ना? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आपने सीख लिया और उसको अप्लाई कर लिया तो बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट तभी मिलता है जब आप राइट नॉलेज जो है गेन करो और राइट नॉलेज गेन करने के बाद जो है आप उसको अप्लाई करो। अप्लाई करोगे पेशेंट्स के ऊपर, तो वो ठीक होना जो है शुरू होंगे। इसकी देखिए रिक्वायरमेंट सभी जगह है। आजकल बच्चे जो है एडवांस आसन सीखते हैं, स्कूल्स में, है ना? यहाँ मैं एक स्कूल में जाता हूँ सिखाने, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी कि बच्चे जब जो एथलीट हैं, है ना? बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उनको जो इंजरीज़ हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्कूल्स वालों ने ये देखा कि यार इससे रिकवरी बहुत फ़ास्ट हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, सर आप एक काम कीजिए, आप जो है एक केवल 1 घंटे के लिए आप आया कीजिए एंड टेक दिस पर्टिकुलर सेशन। तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें हमने 2 तरीके से जो है हमारा जो है आसन्स को जो है मॉडिफ़ाई करा है। पहली चीज़ हमने करी कि हाउ टू इंक्रीज़ द एंड्योरेंस लेवल, तो जिसमें हमने एक मिक्स सीक्वेंस जो है तैयार करा, एक मॉड्यूल जो है तैयार करा, जिसमें आसन उनकी मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, टेंडेंस को हमने स्ट्रेंथन करने के लिए, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं। और दूसरा हमने करा कि जिन बच्चों को जो है इंजरीज़ होती है, तो उनको कैसे हम योग थेरेपी से रिकवरी करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ये आजकल हम जो क्रिकेट अकेडमीज़ वगैरह होती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्लब्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वेट लॉस के अलावा आप किसी भी फ़ील्ड में, जैसे बच्चों को जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उन बच्चों के लिए हमने जो है इसमें डिज़ाइन करा है कि हाउ टू इंक्रीज़ द कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी को शार्पनेस कैसे करें, उसके लिए जो है ये हो गया। बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो गया, है ना? यहाँ मुझे याद है मैं अ, ये अ, एक्चुअली मैं आपको शेयर करना चाह रहा था एक इंसिडेंट कि अ, हम गए थे एक्चुअली ये बांद्रा में गए थे, वहाँ एक स्कूल है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने पूछा वहाँ पे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए योग कैसे इफ़ेक्टिव है ना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, मेंटल ग्रोथ एंड फिज़िकल ग्रोथ। मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए शेयर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वो इसी के ऊपर है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और वो कैसे होती है? तो उसमें जब हम इंटरव्यूइंग पैनल में जब हम बैठे थे, तो हमने उस चीज़ में ये देखी कि एवरीवन इज़ कमिंग एंड सेइंग कि हम इसमें ये आसन्स करेंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे या हम जो है हलासन करेंगे जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है होगी। है ना? कोई कहता है मेडिटेशन कराएँगे, कोई बोलता है हम फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है ना? जब हम स्कूल्स में बच्चों के लिए जब काम करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओनली पॉसिबल व्हेन देयर शुड बी द प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, है ना? ग्रोथ हार्मोन है, हमारे जो है थायराइड हार्मोन है, हमारे जो मास्टर ग्लैंड है वो कैसे काम करेगी, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस हो गया और बाकी और जितनी सपोर्टिंग ग्लैंड्स होती हैं वो कैसे काम करेंगी। तो कैसे काम करना चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू परफॉर्म आसन्स इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस कैसे जिनसे दबाव खिंचाव आए और सभी ग्लैंड्स के ऊपर जो है इफेक्ट आए। तो कॉम्बिनेटिव आसन्स वो होते हैं जब हम किसी आसन को उसके पूरक आसन के साथ जो है परफॉर्म करते हैं, है ना? हलासन को हम करेंगे भुजंगासन, है ना? फिर वैसे ही नौकासन को विपरीत नौकासन, सर्वांगासन को मत्स्यासन, सर्वांगासन विपरीत करनी आसन को भी मत्स्यासन। तो ये क्या होगा? कॉम्बिनेशंस हो गए। और जब हम कॉम्बिनेशंस में करते हैं तो हमारी ग्रोथ हार्मोन जो है स्टिमुलेट होती है और जब ग्रोथ हार्मोन जब स्टिमुलेट होती है तो हमारे मसल्स की, हमारी बोन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जब भी हम ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है तो हमेशा एक ये चीज़ बताई है कि जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, वो एवरी 2 टू 3 आवर्स में जो है रिलीज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे 12 घंटे, 16 घंटे जो है सोते हैं। और उनकी ग्रोथ जो है होती रहती है क्योंकि जो हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने से ग्रोथ जो है बढ़ती है और जब ग्रोथ जो है अच्छी होगी तो बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा और जब शारीरिक विकास अच्छा है तो मानसिक विकास अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ पता ही नहीं है एक्चुअली। है ना? कौन-सा हार्मोन जो है इफ़ेक्टिव होता है। तो जब आप इनको पढ़ोगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे प्रेज़ेंटेशंस के फ़ॉर्म में। तो आज का इंट्रोडक्टरी सेशन है और आज जो है इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ द इफ़ेक्ट ऑफ योग कम्स ओवर द बॉडी, है ना? या कम्स ओवर द ह्यूमन बॉडी पे अगर मैं बात करूँ तो 3 एस्पेक्ट में आता है। पहला है बॉडी, माइंड एंड स्पिरिचुअल लेवल। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, तो आप इसके ऊपर जो है बुक भी लिख सकते हो। बॉडी के ऊपर कैसे आता है? शरीर में 3 चीज़ें होती हैं। पहला है हमारा इंटरनल ऑर्गन, ग्लैंड्स और सिस्टम। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या आ गए? आपके आई, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, एनस, रेक्टम, है ना? फिर ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। ग्लैंड्स क्या हो गए? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड 2 तरीके की होती हैं। एंडोक्राइन की अगर आप बात करोगे तो आपकी हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, फिर इसमें आप और नीचे आओगे तो थायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के बाद जो है आप जाओगे टेस्टीज़ हैं, ओवरीज़ हैं, ये ग्लैंड्स हो गई। अगर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड में जाओगे तो लैक्रिमल जो आँखों के पास जो है होती है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा जो है बनाती है ना? तो ये जो फॉर एग्जांपल सिस्टम्स की बात करोगे तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, आपका इसमें नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपके जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। तो ये क्या 11 सिस्टम्स जो हैं होते हैं। तो ये जब आपको ये पता है कि आसन करने से ह्यूमन बीइंग के ऊपर 3 तरह से बेनिफिट मिलता है। पहला है बॉडी, दूसरा है माइंड और तीसरा है स्पिरिचुअल। जब बॉडी में आपको पता है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ होती है, ऑर्गन, ग्लैंड और सिस्टम, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है किसी को भी ट्रीटमेंट करना, है ना? बॉडी जब तक स्वस्थ नहीं होगी, तब तक आप मेंटल लेवल में कैसे स्वस्थ रहोगे? कभी नहीं रह सकते। जैसे कई लोग हैं, मैंने देखा है कि वो लोग जाके सीधे चलो आपको मेडिटेशन करा देते हैं। मेडिटेशन तब तक बेनिफिशियल नहीं है, जब तक याद रखो मेडिटेशन तब तक बेनिफिशियल नहीं है जब तक कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, है ना?
शारीरिक रूप से स्वस्थ कब होते हैं? जब उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और आप उसको ध्यान कराए जाओ, उसका ध्यान में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपने दर्द के ऊपर है, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर है। जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, मतलब बॉडी अगर स्वस्थ नहीं रहेगी, तब तक मेंटल पीस जो है मिल नहीं पाएगा। और ये शारीरिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यम नियम आसन यम नियम आसन आपके बॉडी के लेवल पे ही काम करते हैं, है ना? तो ये जब आपके यम नियम आसन रहेंगे, पालन करोगे, तो आपका बॉडी का जो डिटॉक्स है वो इजीली जो है हो जाता है ना? तो जब हम इसको पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं कॉलेजेस में। जब मैं पढ़ाता था देवी अहिल्या में, जब इंदौर में था, तो मैं ये यूनिट कभी कोर्स में नहीं रहती थी, है ना? लेकिन बच्चों को स्पेशली मैंडेटरी तरीके से मैं हमेशा बोलता था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए योग का इफेक्ट कैसे आता है, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे। जब तक ये पता नहीं होगा ना, तब तक यूजलेस है आपके लिए। और आप कहीं वक्ता बन के भी जाते हो ना, तो आप इस टॉपिक्स के ऊपर जब आप बोलोगे ना, तो आप कितनी भी देर जो है बोल सकते हो, है ना? क्योंकि होता क्या है, जब आप बोलना शुरू करते हो ना, तो इसमें आपके ऑर्गन, ग्लैंड, सिस्टम्स, यही चीजें जो है निकल के आती हैं, है ना? और जब और इन्हीं में बीमारी होती है। किडनी है तो किडनी डिसफंक्शन हो गई, लीवर है तो फैटी लीवर हो गया, लंग्स हैं तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा हो गया, लो कोल्ड कफ सब हो गया, है कि नहीं? अगर आप बात करोगे पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास से रिलेटेड आपको डायबिटीज हो गई, है कि नहीं? और इंटेस्टाइन से बात करोगे तो कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, पाइल्स, फिशर, फिशुला प्रॉब्लम देखिए कितनी सारी होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है आपके बॉडी से। हर्निया हो गया, बॉडी से रिलेटेड है, मसल्स वीक हो गए, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बॉडी पे। अब इनके लिए आसन्स के द्वारा इन बॉडी के पार्ट को जो है हम डिटॉक्स करते हैं। जब हम मानसिक स्तर पे जाते हैं, तो मानसिक स्तर पे जब हम जाते हैं, तो उसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो ये आपके प्राणायाम वाले स्तर पे जो है ये आता है ना? इसीलिए क्या करते हैं इसीलिए क्या करते हैं कि जब हम इस स्तर पे जब हम काम करते हैं ना, मेंटल स्तर पे, तो क्या होता है, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, धारणा या प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो हमारे सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना, उसके दो तरीके से काम करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि फाइट और फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है रेस्ट और डाइजेस्ट। प्राणायाम करने से, प्रत्याहार करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। और जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, मैं आपको अंतर बता देता हूँ इन दोनों में क्या अंतर होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी जो है हाइपर एक्टिव जो है हो जाना, है ना? हाइपर एक्टिव कैसे? जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो, सडनली आपके ऊपर छिपकली घिस जाए, या आपके घर में एकदम से सांप आ जाए, या आप रोड पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कुत्ता पीछे पड़ जाए, तो क्या होगा? आप एकदम से, दो सिचुएशन रहती है, फाइट या फ्लाइट। अगर आप फाइट का मतलब होता है कि आप उस सिचुएशन में लड़ो, और फ्लाइट का मतलब होता है यार उस सिचुएशन से भाग लो। आपने देखा ये जो कुत्ता है, वो तो जर्मन शेफर्ड है ना? वो जर्मन शेफर्ड है, तो आप जो है नहीं लड़ पाओगे, वो भाग भी नहीं रहा है, तो आप भागोगे वहां से, है ना? तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी वहां से फ्लाइट, और जब भी आप उस कंडीशन में जाओगे, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका श्वसन जो है उथला हो जाएगा, बॉडी से स्वेटिंग जो है होने लग जाती है। साथ ही साथ हमारे आंखों के जो पीपल्स जो रहते हैं ना, वो एकदम नैरो हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखेंगे कि हार्ट बीट बढ़ी, आपका जो ब्रीथिंग है, वो ब्रीथिंग जो है आपकी शॉर्ट हो गई। साथ ही साथ जो पेनक्रियास जो होते हैं, वो इंसुलिन सिक्रेशन कम कर देते हैं। वो ग्लूकोज जो है, जब इंसुलिन सिक्रेशन कम होगा, तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ने लग जाता है। इसलिए तो बोलते हैं जिनको तनाव इज वन ऑफ द मेजर रीजन शुगर वाले पेशेंट्स के लिए,
इसके साथ-साथ ये होता है कि इजैक्युलेटरी प्रॉब्लम भी जो है होने लग जाती है। आपकी जो इंटेस्टाइन्स जो होती हैं, वो ग्लूकोज़ को एब्ज़ॉर्ब कम कम करना भी शुरू कर देती हैं और उसकी प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उसमें मेंटल लेवल पे यही बेनिफिट मिलता है कि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है स्टिमुलेट करती है ना? जब आप प्राणायाम करोगे, है ना? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेल करते हो ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना? वो एक लिमिटेड मात्रा में ही होता है, ऐसा ये नहीं बोलता है कि आप बहुत सारा ऑक्सीजन ले लोगे, नहीं। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुकूल, तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है और साथ ही साथ ये होता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मेंटेन होने लग जाती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप, है ना? आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो जब आप कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं आएगी, तो वो एक्टिवेट होना जो है शुरू हो जाएगा और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, तो क्या होगा, आपकी हार्ट रेट नॉर्मल रहेगी, ब्रीथिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, आपकी आँख के प्यूपिल जो है बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, आपकी बॉडी में स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होती, है ना? साथ ही साथ और अगर आप नीचे आते जाओगे, तो पैनक्रियाज़ अपना एक्टिवली काम करती हैं, लीवर अपना एक्टिवली काम करने लग जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस फिर से स्टार्ट जो है हो जाती है ना? और इजैक्युलेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह होना जो है बंद हो जाती हैं, क्योंकि जितना आप शरीर को शिथिल अवस्था में रखोगे, तो उतनी प्रॉपर फंक्शनिंग करना जो है शुरू करेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब आप पहला शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाते हो, तभी आपको बेनिफिट मिलना जो है शुरू होता है। अब आध्यात्मिक स्तर का मतलब ये होता है कि आप जब हायर सुप्रीम लेवल पे जब आप जाते हो, तो हायर सुप्रीम लेवल में क्या होता है कि हायर सुप्रीम लेवल में जो है आपको कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, है ना? या चक्र एक्टिवेशन जो है होता है। तो हायर सुप्रीम लेवल में जो समाधि की जो स्थिति है ना? समाधि मतलब आप उसमें लेटिंग गो वाली कंडीशन जो है आ जाती है एकदम। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि समाधि वाली स्टेट है ना, जब चक्र एक्टिवेशन, देखो समाधि में चक्र एक्टिवेट होते हैं या मोक्ष मिलता है, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जो हायर सुप्रीम लेवल में इनके चक्र जो है जागृत हो अवस्था में जो है आ जाते हैं, है ना? तो जैसे अगर हम कहें कौन होते हैं ऐसे लोग जो हायर सुप्रीम लेवल में जो है पहुँचे हैं, जैसे साईं बाबा हैं। इसमें अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे जितने भी गुरु थे, सिखों के जो गुरु हैं, गुरु नानक देव जी हैं, वो थे, है ना? तो ये हायर सुप्रीम लेवल में। इनको ना तो कुछ पाने की इच्छा है, ना कोई खोने का गम है। इनके लिए सभी चीज़ें समान स्थिति आ जाती है। तो मतलब जब समाधि की जब स्थिति आती है, तो इट विल बी द समान। ना कुछ खोने का गम है, ना पाने की इच्छा है। दे बिकम वेरी न्यूट्रल। तो आपने देखा है या कहानियाँ भी सुनी हैं कि जिनकी ये अवस्था आती है, तो वो अपने पारिवारिक, सामाजिक जीवन जीता ही नहीं है, वो अपना एकांत में व्यतीत जीवन करना जो है शुरू कर देता है। तो ये एक हायर सुप्रीम लेवल जो स्टेट है, वो है, जब उसको कोई इच्छा नहीं है, तो उसमें ना कुछ पाना है, ना खोना है। तो देखिए, आज के समय के हिसाब से ये चीज़ तो पॉसिबल हो नहीं पाती, क्योंकि ऐसे हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत ही कम हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कहें अमेरिकन भाषा में, तो इनको हम सुपर ह्यूमन्स बोलेंगे और अगर हम हमारे इंडियन भाषा में अगर हम कहें, तो पीर फ़कीर जो है हम बोलते हैं। तो आज की डेट में जितने भी कुंडलिनी जागरण या चक्र एक्टिवेशन जो कोर्स जो कराए जाते हैं, देखिए ये कभी भी होते नहीं, है ना? जैसे आजकल वर्कशॉप्स लगा देते हैं, 3 दिन की वर्कशॉप में आप अपने चक्र जो है एक्टिवेट करें, कभी भी नहीं होते। हाँ, बस ये होता है जब आप उन क्रियाओं को करते हो और जब उन क्रियाओं को करने के कारण आपके बाहरी थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप आपकी ऊर्जा केवल एक जगह केंद्रित कर रहे हो, तो उससे आपको बॉडी में रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। बस यही एक अंतर है ना? तो बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग का जो इफ़ेक्ट जो आता है, वो 3 तरीके से आता है। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे। और जब आप ये 3 स्तर पे समझ जाओगे, कभी आप हायरार्की मॉडल में इसको बनाना शुरू करना। अभी देखिए, मैं कुछ दिन में आपको थोड़ा और अच्छे से इंटरैक्टिव क्लास जो है मैं लेना शुरू करूँगा।
तो मैं ये आपको एक बार फिर से बताऊँगा कि आपको हाउ यू हैव टू मेक अ चार्ट, तो ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा कि ये उस कंडीशंस के लिए बेनिफिशियल है। पहला, आप समझ पाओ कि योग का इफ़ेक्ट कैसे आता है, और दूसरा, अगर आप कहीं लेक्चर जब डिलीवर करो, तो किस तरह से आपको जो है लेक्चर डिलीवर करना चाहिए और एक कैसे जो है बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप सीख सकते हो। जब आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, बॉडी के लेवल पे और आपके मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल्स पे। तो ये इस तरीके से जो है इफ़ेक्ट आता है। तो देखिए ये चीज़ हमने पढ़ी, और फिर इसको आप डायग्राम फॉर्म में बनाओ, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं। फ्लो चार्ट में आप जॉइन करके देखो ना, आप जब फ्लो चार्ट में बनाओगे तो 3 पार्ट्स बनाओ, बॉडी, माइंड और स्पिरिचुअल। बॉडी को भी आप जो है डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और सिस्टम। फिर आप इसमें इंटरनल ऑर्गन्स के नाम लिखो, ग्लैंड्स के नाम लिखो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, सिस्टम्स के नाम लिखो, इनसे रिलेटेड बीमारियां लिख दो। तो आपका देखिए ये चार्ट इतना बड़ा बन जाएगा ना, तो आप सोच नहीं पाओगे। और जब आप बात करोगे मेंटल स्टेट के ऊपर, मेंटल लेवल पे, तो आप उसमें सिंपल सा बनाओ, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों बना सकते हो। नहीं तो आप क्या बनाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव। कितनी नेगेटिव चीजें होती हैं। नेगेटिव चीजें देखिए कितना है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, आपको फोबिया जो है हो सकता है, आप जो है बिल्कुल रूथलेस हो सकते हो, है ना? तो ये क्या, आपके नेगेटिव पॉइंट्स आ गए, है ना? फेलियर हो गया आपको, तो क्या नेगेटिव पॉइंट्स आ गए। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स करोगे तो क्या करेगा, ये स्ट्रेस, स्ट्रेस जब भी होगा तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होगा। और वहीं अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप सक्सेसफुल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप डिटर्मिनेंट हो, आप में जो है फोकस है ना? आप जो है हैप्पी रहते हो, जॉयफुल रहते हो, तो ये क्या है, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यू आर वेरी हैप्पी, है ना? तो उसी तरीके से आप इसका भी चार्ट जो है तैयार कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वहीं अगर आप स्पिरिचुअल लेवल की आप बात करोगे, तो स्पिरिचुअल लेवल में आपके जो है चक्र एक्टिवेशन, मोक्ष, समाधि, ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी आ जाती हैं। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको पढ़ने में और पढ़ाने में और आगे समझाने में, है ना? इसी के साथ ही आज का सेशन जो है मैं एंड अप करना चाहूँगा, और कल से हम प्रेजेंटेशन फॉर्म्स में पहला टॉपिक जो है हम उठाने वाले हैं, स्पाइन से रिलेटेड या नी से रिलेटेड, दैट विल बी द सस्पेंस। कल हम उठाएंगे एक नया टॉपिक, तो जिससे आप जो है पढ़िएगा, वो हम पीपीटी फॉर्म में जो है उसको शुरू करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो और आपको चीज़ें जो है समझ में आए। तो इसमें आपको सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आना जो है शुरू होंगी। चलिए, आज के लिए थैंक यू। कल से हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। चलिए, बाय।